और राजनीति में अब हम बात करेंगे रणभेरी 2022 की। यूपी विधानसभा 2022 के पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। औद्योगिक शहर कानपुर में तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट माने जाने वाली आर्यनगर विधानसभा सीट है और यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है और यह सघन व्यापारिक वाली सीट है और यहीं से व्यापारी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के छोटे भाई और व्यापारी नेता प्रमोद जायसवाल परसों से दलीय राजनीति और व्यापारी राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा वो 33 साल से व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि श्री प्रकाश जायसवाल जी की जो राजनीति में बहुत कुछ कर पाए हैं, उसका क्रेडिट प्रमोद जायसवाल जी को भी जाता है। अगर उन्हें लक्ष्मण कहा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा। प्रमोद जायसवाल जी पार्टी पॉलिटिक्स से पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारे साथ वो आज रणभेरी में भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जायसवाल जी आपका के न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल प्रमोद जी मेरा आपसे है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 20 फरवरी को मतदान होना है, जनता आपको क्यों चुने? देखिए, मैं कांग्रेस की नीतियों को लेके जी आदरणीय प्रियंका जी के द्वारा आर नगर का प्रत्याशी बनाया गया हूँ। जी मैं कांग्रेस की नीतियों को अपने सभी मतदाताओं को बताऊंगा और इसके अतिरिक्त जो हमारी भी अपनी सोच है जनता की सेवा करने की, उसको लेके मैं जनता के बीच आया हूँ। जी प्रमोद जायसवाल जी, आप व्यापारी संगठन से 33 साल से जुड़े हुए हैं। व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उनको लुटेरे लूटे, गुंडे लूटे, उससे पहले उनको पुलिस वाले लूट लेते हैं, उसके बाद टैक्स की मार उन पर पड़ती है। व्यापारियों के लिए क्या सोचा है आपने, क्योंकि व्यापारी कहीं ना कहीं आपसे बहुत अपेक्षाएं लेकर बैठे? देखिए, मैं व्यापारियों के बीच पिछले 35 वर्ष से जी मैं उनके सुख दुख और उनकी हर सामाजिक, सरकारी, प्रशासनिक, पुलिसिया समस्याओं को सुलझाता रहा हूँ। जी मैं पहले कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा, दाल मिलर एसोसिएशन का मैं 16 वर्ष अध्यक्ष रहा और आज भी मैं व्यापारियों के बीच उनके पदाधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैं उनकी हर समस्याओं को बारीकी से समझता हूँ और उसका समाधान निकालता हूँ। जैसा आपने कहा कि पुलिस खुद ही लुटेरी बनकर व्यापारियों के साथ जबरदस्ती करती है, लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें पुलिस ही बर्बरता से व्यापारी को तंग करती है या प्रशासनिक अधिकारी या उस डिपार्टमेंट के अधिकारी जिनका लाइसेंस उस व्यापारी के पास होता है, उसका समाधान निकालने के लिए मैं सदैव ही तत्पर रहता हूँ। जी प्रभु जी, अगला सवाल मेरा आपसे यह है, भ्रष्टाचार की बात अगर की जाए तो आप हमेशा भ्रष्टाचार के जो मुद्दे रहे हैं उनको हमेशा प्रमुखता से, मुखरता के साथ उठाते आए हैं। सांसद निधि, विधायक निधि में जो बंदरबाट हमेशा से होता चला आया है, भ्रष्टाचार होता चला आया है। जनता हम अक्सर जब कभी जनता के बीच जाते हैं तो उनकी तरफ से ये बातें आती है कि पैसा दिया गया है लेकिन जो मानक के अनुरूप काम होना चाहिए वो नहीं किया गया, तो काफी कमीशन चला जाता है, काफी पैसा जो है वो बर्बाद हो जाता है। जनता का उपयोग का पैसा जनता के ही काम नहीं आता। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आप भ्रष्टाचार के मुद्दों को हमेशा ही बहुत ही मुखरता के साथ उठाते आए? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने जी। देखिए, निश्चित तौर पर जो पैसा जनता के हित में लगना चाहिए वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। उसमें बहुत से कमीशन खाने वाले लोग, इसके अलावा क्वालिटी खराब करके कमीशन खाने वाले लोग। इसलिए मैंने ये विचार किया है, जिस दिन मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, मैंने ये शपथ ली कि जो निधि का पैसा आएगा डेवलपमेंट के लिए उसमें भ्रष्टाचार ना होने पावे, उसका पूरा का पूरा पैसा जनता के हित में विकास कार्यों में लगे। उसके लिए मैंने ये बात तय की है कि क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, नागरिक, जो ये एक कमेटी बनेगी जो ये तय करेगी कि ये पैसा कहाँ पर प्राथमिकता के साथ लगाया जाए और उसमें भ्रष्टाचार ना होने पाए। जी प्रमोद जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं। आप कितना कनेक्ट कर पाए हैं जनता से? आप कितना उनसे ज्यादा आपको लगा है कि नहीं यहाँ पर ये समस्याएं है? पानी सीवरेज की समस्या, जैसे कि मैं अक्सर खबरों में देखती हूँ कि आर्यनगर में पानी की और सीवरेज की समस्या बहुत ज्यादा है, इसे कैसे दूर किया जाएगा? और इससे पहले जो सरकारें रही, क्या उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, या जो भी वहां के विधायक है क्या उन्होंने इस ओर ध्यान कभी नहीं दिया? देखिए, जो
लगभग 35 वर्ष पहले जी कांग्रेस की सरकार ने जनता के हित में पेयजल, सीवर की लाइनें, सड़कों का निर्माण किया। उसके बाद से लगातार जो दूसरी सरकारें आईं, कांग्रेस सत्ता से दूर हुई, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ धोखा और धोखा होता रहा जनता के साथ। मैं जिस समय क्षेत्र में गलियों में घुसता हूं तो जिस तरीके से नालियां बजाती है, पीने के पानी के लिए त्राय त्राय मचा रहता है। जिस घर में मैं जनसंपर्क करता हूं, अधिकांश लोग यही कहते हैं कि मेरी पानी की समस्या जरूर हल कराइए। तो निश्चित तौर पर पानी की समस्या, सीवर लाइन जो ध्वस्त पड़ी है, वो कांग्रेस के बाद किसी भी सरकार ने या उनके नुमाइंदों ने उस पर विचार करके एक विधिवत ढंग से, एक सिस्टमेटिक ढंग से जो उनको विकास करना चाहिए था वो नहीं किया गया। ये पब्लिक के साथ धोखा है। ठीक है प्रभु जी, अगला सवाल मेरा आपसे कि किन किन वर्गों से आपको आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि वो आपका साथ देंगी? देखिए, ये निश्चित तौर पर है कि मैं चुनाव में हूँ जी। आर नगर क्षेत्र के सभी वर्ग, सभी जातियाँ, सभी धर्म के लोग, उनके बीच में मैं उनकी सेवा करता रहा हूँ। उनके हर सुख दुख में मैं खड़ा होता हूँ। तो निश्चित तौर पर मुझे सभी धर्म के लोगों का विशेष समर्थन मिलेगा। क्योंकि मैं व्यापारी वर्ग से हूँ, तो इसलिए व्यापारी वर्ग तो मुझे अपने घर का ही मानता है, इसलिए वो पूरा समर्थन हमको दे रहा है। हर तरीके से वो हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, 2017 की बात करते हैं। 2017 में आपको टिकट दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर आपने सपा को समर्थन दे दिया। हालांकि फिर भी आपने 5000 वोट के करीब वोट जीते थे। इसको लेकर आपको क्या कहना है? और आज आप अकेले लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चुनावों को और 2017 के चुनावों को? देखिए, 2017 में गठबंधन था जी सपा के साथ जी, लेकिन हाई कमान ने इस सीट पर मुझे लड़ाने का निर्णय लिया था। मैंने नॉमिनेशन कराया था जी। उस नॉमिनेशन के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसमें ये सीट कांग्रेस पार्टी को, या कुछ लोगों ने प्रेमवश हमको ही वोट किया। जी। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि जिस गठबंधन की वजह से हम लोगों ने सीट छोड़ी थी, आज उस सीट की दुर्दशा है और कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी कि हम, जो हमारा कांग्रेस का वोट था वो तो हमारे साथ है ही, बाकी जो अन्य समुदायों का प्यार मिल रहा है, वोट मिल रहा है, उससे निश्चित तौर पर गठबंधन का जो अपोजिशन है वो पिछले बार का, वो इस बार निश्चित तौर पर धराशायी होगा। और हम आज हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल जी, जो कि व्यापारी नेता भी कहे जाते हैं, दलीय राजनीति भी कर रहे हैं। उनसे हम लगातार हमारी खास बातचीत जारी है। प्रमोद जायसवाल जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से सरकारें आई, सरकारें गई, यहाँ पर हमने देखा, आप इस बीच जो ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, सपा को या भाजपा को? देखिए, जिस दिन मैं प्रत्याशी घोषित हुआ कांग्रेस पार्टी द्वारा, उस दिन ही पार्टी तो लड़ाई से बाहर है। मेरा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर, क्योंकि उनके लोगों ने जो बीच में दरारें पैदा की है, आपस में भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास किया है, महंगाई बुरी तरीके से बढ़ी, बेरोजगार हुए लोग, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, पेयजल की भारी समस्या, ध्वस्त सीवर लाइन और जगह जगह जाम का लगना, जिससे आम आदमी को चलने में परेशानी होना और पुलिस द्वारा उगाही करके उनको जोर जबरदस्ती दुकानें लगाने का आज्ञा देना, इन सब बातों को देखकर निश्चित तौर पर भाजपा कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएगी। ठीक है प्रभु जी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि भाजपा को आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, सपा को क्यों नहीं? मैडम, इसलिए नहीं क्योंकि जिस दिन कांग्रेस ने समर्थन दिया था, यहाँ पर सपा का आर नगर में जो एक व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ पर किसी हाल में सपा को लोग पसंद नहीं करते। और जब कांग्रेस ने समर्थन दिया तो जो उसका बेसिक वोट है वो भी जुड़ा, और कांग्रेस के जुड़ने से व्यापारी समाज ने उनको समर्थन दिया था।
लेकिन जब आज कांग्रेस का अपना प्रत्याशी लड़ रहा है और एक व्यापारी नेता लड़ रहा है जो हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ा रहता है, तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि भाजपा से ही लड़ाई होगी, सपा तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। जी प्रभु जायसवाल जी, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहती हूँ कि जो 5 साल का वक्त बीता, इसमें आपको क्या लगता है कि बिल्कुल भी काम नहीं गया? क्योंकि सरकारें तो बहुत बातें करती हैं, बहुत दावे किए जाते हैं कि हमने ये कर दिया, विकास की गंगा बहा दी, तमाम चीजें हैं देखने के लिए। आप मुझे बताइए कि वहां पर क्या जमीनी हकीकत है, क्या वाकई कोई विकास नहीं हुआ? देखिए, पिछले 5 साल में कानपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया जी, और स्मार्ट सिटी के दर्जे में आप अगर कहीं किसी गली कूचे सड़क जहां से भी निकलेंगे तो कूड़ों के ढेर लगे मिलेंगे जो स्मार्ट सिटी की सुंदरता को बढ़ाते हैं जी। और आगे आप बढ़ेंगे तो ऐसे गड्ढे हैं कि कहिए आप चल रहे हो, आपका पैर मुड़ जाए और टूट जाए। आप अगर सवारी से जा रहे हैं, किस जगह पीछे बैठी हुई सवारी दोपहिया पर वो गिर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप खुद कब गिर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये 5 साल का विकास तो सामने है और इस 5 साल में जब बारियां आई तो जो मौजूदा सरकार है उसने किसी भी तरीके से कानपुर की जनता को, आर नगर की जनता को कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दे पाई जिससे वो कोरोना काल में अपने को उबार कर निकलता। ऑक्सीजन की कमी रही, लोगों की मौतें हुई, लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि उन्हें इलाज के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ा जी। और लाशों के अंबार गंगा किनारे देखने को मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि ये 5 साल जो भी सरकार रही है वो निश्चित तौर पर एक दुखद सपना दे के गई है, दुखद समय दे के गई है। इस सरकार को भी निश्चित तौर पर हटाया जाना चाहिए जनता के द्वारा। और वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर जनता उन्हें चुनती है तो वो जरूर विकास करेंगे, जो उनकी जमीनी मुद्दे हैं उन पर जरूर बात की जाएगी। प्रभु जायसवाल जी, अभी आप चूंकि कोरोना का जिक्र कर रहे थे, मैं कोरोना काल की बात जरूर करूंगी क्योंकि ये ऐसा समय रहा जिससे दुनिया पूरी प्रभावित रही, जिसकी छाप देश में भी छूटी और उत्तर प्रदेश भी इससे छूता नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि क्या हालात रहे हैं उस दूसरी लहर में। उस दौरान अगर मैं बात करूं तो आपने किस तरीके से जनता के लिए काम किया और उस वक्त मौजूदा जो विधायक रहे उन्होंने किस तरीके से काम किया? देखिए, मौजूदा विधायक ने क्या किया या नहीं किया जी, उसको न जिक्र करके मैं ये निश्चित तौर पे बताना चाहूँगा कि मैंने कांग्रेस के वॉलंटियर्स के साथ, अपने व्यापार मंडल के साथ जगह जगह पे ज़रूरतमंदों को आटा मुहैया कराया, दाल मुहैया कराया, तेल मुहैया कराया और जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी उसको निश्चित तौर पर ऑक्सीजन और जो दवाओं की शॉर्टेज हुई उस समय, क्योंकि मैं एक अस्पताल भी चलाता हूं, मैंने बहुत ही लोगों को दवाएं मुहैया कराई। इसके अलावा बहुत से ऐसे संगठन हैं जो जनता की सेवा कर रहे थे लेकिन उनको अनाज, गल्ला, दालें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। क्योंकि मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, दाल मिलर का अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने उनको पूरी तरीके से उन चीज़ों को सस्ती दरों पर, बल्कि यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो आधे दर पर व्यापारियों ने उनको सामान दिया जिसका उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। जी प्रमोद जी, आपने जैसे कि लगातार आप इस चुनाव कैंपेनिंग में कहते आ रहे हैं कि आप अपनी जो विधायक की तनख्वाह है उसे नहीं लेंगे, उसे जनता के हित में लगाएंगे। कैसे करेंगे आप, क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं सोचता है? देखिए, मैं एक व्यापारी व्यक्ति हूँ और मैं अपने जो भी जीवन में अभी तक के समय में मैंने जो कुछ भी आर्थिक रूप से कमाया है, सामाजिक रूप से कमाया है, मैं उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। अब मैं अपने बाकी जीवन का समय जनता की सेवा में लगाना चाहता हूँ। उसी क्रम में मैंने ये कहा है कि जो भी हमारी सैलरी विधायक के रूप में मुझे विधायक चुनने के बाद मिलेगी, जो लगभग 2.25 लाख या 2 लाख रुपया होती है, वो निश्चित तौर पर प्रति माह उसके 2 बच्चों, एक आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू बच्ची और एक आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम बच्ची की शादी कराई जाएगी जी। इससे मैं अपने को ये संतुष्ट मानूंगा कि हमने जनता की सेवा में जनता का एक भी पैसा अपने ऊपर उपयोग में नहीं लिया है और मैं जनता का पैसा जनता पे ही खर्च करूंगा। ठीक है प्रमोद जी, बात करते हैं बिजली, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई। ये वो मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन बात नहीं होती। हम हमेशा देखते हैं कि
भावात्मक मुद्दे जो हैं वो चल पड़ते हैं, तो इन सब से लड़कर आप कैसे आगे आएंगे, कैसे इन मुद्दों पर बात की जाएगी? देखिए, मैं क्षेत्र में तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जी या प्रदेश के स्तर के मुद्दे हैं उनको ही उठा रहा हूँ जी। बाकी जो क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, स्कूलों की कमी है, बिजली की जर्जर व्यवस्था है, जगह जगह तार खुले पड़े हैं जिनको अंडरग्राउंड कराया जाना चाहिए, जो कि स्मार्ट सिटी की पहली आवश्यकता है, वही काम नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्षेत्रीय मुद्दे और प्रदेश स्तर के मुद्दे निश्चित तौर पर यहाँ भी उठा रहा हूँ, जनता से उसके बारे में फीडबैक ले रहा हूँ, और आगे जब जनता हमें विधायक चुनेगी तो मैं निश्चित तौर पर उनकी इन समस्याओं विधानसभा में उठाकर उसका हल भी ढूंढने का प्रयास करूंगा। जी, क्योंकि एक व्यापारी नेता भी हैं, 35 सालों से व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उन्हें भी समझते हैं, साथ ही साथ क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें भी भली भांति समझते हैं, और वो जनता अगर उन्हें चुनती है तो वो किस तरीके से विकास करेंगे इस पर लगातार बात कर रहे हैं। प्रमोद जी, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि सेवा में कितना विश्वास रखते हैं आप, और सेवा के लिए क्या कुछ किया गया है आपके द्वारा? देखिए, सेवा में ही विश्वास ना होता तो मैं अपनी निधि और अपनी सैलरी तो जनता के लिए समर्पित करता जी। और सेवा के क्षेत्र में व्यापारी नेता होने के नाते सदैव मैंने व्यापारियों की, आम जनता की सेवा की। मैंने सेवा के ही लिए आर नगर क्षेत्र में ही एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया, जिसमें निश्चित तौर पर जो भी आदमी आता है और आर्थिक रूप से जोर है उसको मैं पूरी मदद देता हूं। मैंने एक स्कूल का भी निर्माण कराया है जहां पर 10% गरीब बच्चे 500 रुपये साल के फीस पर एडमिशन पाते हैं, और इस तरीके से मैं लगातार हेल्पलाइन के माध्यम से और मददगार संस्था के माध्यम से जिनको जो ज़रूरत होती है अपने पूरे प्रयास भर उसको अपने स्तर पर और अपने मित्रों के स्तर पर उस समस्या का निदान कराने में, उनकी मदद करने में लगाता हूँ। जी, प्रमोद जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी के आप छुड़ाई हैं और इसका भी काफी क्रेज हम देख रहे हैं कि जनता में देखने को मिल रहा है। इसका आपको लगता है इसका फायदा भी आपको जरूर होगा, क्योंकि उनका जो राजनीतिक सफर रहा है वो बेदाग रहा है, लोग उन्हें बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो उसका असर भी आज आप जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर मुझे गर्व है कि मेरे बड़े भाई श्री प्रकाश जायसवाल जी ने जिस तरीके से क्षेत्र की और कानपुर नगर की जनता की सेवा की, देश की सेवा की, वो हमारे लिए गर्व का विषय है। क्योंकि आज तक ऐसे ऐसे मंत्रालयों में रहने के बाद भी वो बिल्कुल बेदाग हैं। उनका पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और मैंने उनसे पहले दिन जिस दिन नॉमिनेशन कराने जा रहा था आशीर्वाद लेके ही नॉमिनेशन कराया है, और उनके आशीर्वाद से मैं जिस क्षेत्र में जाता हूँ लोग उनको पसंद करते हैं, और उनकी द्वारा, क्योंकि मैं बहुत समय तक उनके चुनाव का संचालन करता रहा, उनकी राजनीति में पर्दे के पीछे से लगा रहा, इसलिए लोग मुझे भी पसंद कर रहे हैं और उनके क्रेज का फायदा मुझे निश्चित तौर पर मिल रहा है। जातीय समीकरण बहुत चल रहा है, हम देख रहे हैं, तो जातीय समीकरण का क्या आपको लगता है असर देखने को मिलेगा चुनाव में? देखिए, ये जातीय समीकरण की बात तो विरोधी दल करते हैं। कांग्रेस पार्टी है, इसकी नीतियां हैं सर्वधर्म समभाव की। कांग्रेस में जाति, धर्म और व्यक्ति से व्यक्ति तक कोई भी भेदभाव नहीं रखना है, इसकी नीतियां हैं। इसलिए मैं उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूं। मेरे लिए जनता ही जनता है, उसमें उसका क्या जाति धर्म है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। मैं बिना भेदभाव के उनकी सेवा करना चाहता हूं। जी, प्रमोद जी, आखिरी संदेश आर्यनगर विधानसभा की जो जनता है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं संदेश के रूप में माननीय प्रियंका जी का ये संदेश कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये बच्चियों को, बहनों को देना चाहता हूँ कि प्रियंका जी एक ऐसी नेता हैं जो इस आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर हैं, और निश्चित तौर पर जब समाज में महिलाएं सशक्त होंगी तो देश सशक्त होगा। और इस समय विशेष तौर पर जब अलगाववादी ताकतें इस तरह से लगी हुई हैं कि देश में बंटवारा हो, लोग एक दूसरे से लड़ें और उनकी सत्ता चली रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास के लिए क्षेत्र की जनता निश्चिंत रहे। अगर उसने मुझे चुना तो आर नगर एक आदर्श विकास
से भरपूर विधानसभा होगी। जी प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं प्रमोद जायसवाल जी की, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं आर्यनगर विधानसभा सीट से। वो जनता के लिए किस तरीके से काम करेंगे ये हमने उनसे जाना, उनकी क्या सोच है इस पर भी हमने बातचीत की। किस तरीके से जो आर्यनगर विधानसभा सीट की जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीय जनता की समस्याएं हैं, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उस पर भी हमने बातचीत की और प्रमोद जायसवाल जी ने बखूबी उनके जवाब भी दिए। रणभेरी 2022 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।